प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम सेकंड पार्ट सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, सभी सजीव जगत जो हमें दिखाई देता है, मगर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसा कि वर्षा की ऋतु में ब्रेड और रोटी जो है हमारी सड़ जाती है, और यदि उनको हम आवर्धक लेंस द्वारा देखें तो हमें सफेद काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उनकी जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो आवर्धक लेंस से दिखाई देती हैं, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। मुख्य सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। कवक को फफूंदी भी कहते हैं और शैवाल को काई भी कहते हैं। ये 4 मुख्य भाग हैं जिनको ये दर्शाया गया है। और जीवाणु का जो आकार है वो उनके आकार के कारण जो है 2 भागों में बांटा गया है, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। स्पाइरल ये स्पाइरल के आकार का होता है और छड़नुमा ये छड़ के आकार का होता है। सेकंड आता है आपका फफूंदी। फफूंदी जो है वो आपका ये चित्र दे रखा है, राइजोपस है और पेनिसिलियम है। थर्ड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है आपका अमीबा और पैरामीशियम। और शैवाल जो है आपकी क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा। प्यारे बच्चों, ये चारों चित्र हैं आपके। और इसके बाद जो है विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है, मगर इसको इस श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि विषाणु का जो स्वभाव है वो इनसे भिन्न है। ये विषाणु जो है परपोषी के जीव के अंदर जो है अपना गुणक करता है। गुणक करने के उपरांत जो है अपनी संख्या को इतना बढ़ा लेता है कि वो परपाशित जीव को नष्ट कर देता है। और विषाणु जो है वो 2 प्रकार का व्यवहार जो है वो प्रस्तुत करता है। बाहर जो है वो निर्जीव है, जब वो परपोषी के अंदर चला जाता है तो वो सजीव है। इसी प्रकार जो जीवाणु है, फर्स्ट जीवाणु जो है वो इसके जो मुख्य कारक हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। इससे होती है हमारी जो है टाइफाइड। और दूसरा होता है टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, इसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, और ये इसको हिंदी में क्षय रोग। और एक होता है टाइफाइड। ये दोनों रोग जो हैं किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से आपका रोग होता है, यहां लिख देंगे नीचे, अतिसार। अतिसार जिसमें डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, और मलेरिया। विषाणु के जो कारक हैं, विषाणु के कारण आपको पता ही है, जुकाम है, खांसी है, फ्लू है, और पोलियो है, और खसरा है। जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, वो भी इसी का कारक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, चाहे वहां पर बर्फ जमी हुई है, चाहे वो मरुस्थल है, चाहे वो बहुत ही गर्म देश है और दलदल है, हर जगह जो है वो सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोश के जीव भी होते हैं और बहुकोश के जीव भी होते हैं। एक कोश के जीव जैसे कि जीवाणु एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा जो है वो एक कोश के जीव है, मगर जो कवक है वो जो है बहुकोश के जीव है, और ये जो काई है ये भी एक कोश के जीव है। ठीक है। और ये समूह के अंदर रहते हैं, समूह के अंदर जीवाणु रहते हैं, और फफूंदी ये एक समूह, पूरी कॉलोनी होती है इनकी, मतलब पूरा जो है कॉलोनी के अंदर इकट्ठा रहते हैं। मगर अमीबा जो है वो अलग रहता है, अकेला रहता है। ये जल के अंदर उपस्थित होता है, जो गंदा जल होता है उसके अंदर अमीबा रहता है। इसके बाद आता है कि मित्रवत सूक्ष्म जीव। इसी पाठ का नाम है, जैसे कि सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसी पाठ के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। जैसा कि आपने देखा होगा
कि हम जो है दूध को दही के अंदर परिवर्तित करते हैं। जो है दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो दही के अंदर होता है, आपकी माताएं क्या करती हैं, दूध को थोड़ा गर्म करती हैं और गर्म करने के उपरांत जो है उसमें थोड़ी सी दही डाल देती है। वो दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। वो उस अपने वातावरण के अनुसार जो है अपनी वृद्धि कर लेते हैं और पूरी जो है आपका दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका हो गया मित्र। और जैसे कि हम किसान जो है मृदा को जो है उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए, उसकी पोषक तत्व को बनाने के लिए उस पौधों के अंदर जो है जो दालें देती हैं हमें, उनकी गांठें होती हैं, उनके अंदर जीवाणु उपस्थित होते हैं और जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, उनकी पोषक शक्ति को बढ़ाते हैं। ये हमारे लिए हो गए मित्र। जैसा कि कोई जीव जो है मर जाता है तो कुछ दिनों बाद जो है वो सड़ जाता है प्यारे बच्चों। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि वातावरण के अंदर जो जीवाणु है वो उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उस जीव को गला देते हैं और वो अंततः नष्ट हो जाता है। इसलिए ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर्यावरण को जो है वो शुद्ध करता है। ये आपका हो गया मित्रवत सूक्ष्म जीव। ये मैंने आपको बता ही दिया है, दही एवं ब्रेड बनाना। इससे ब्रेड भी बनती है। ब्रेड कैसे बनती है प्यारे बच्चों? ब्रेड के लिए आप जो है मैदा या आटा लेकर उसमें जो है क्या कहते हैं, ईस्ट नामक जो है जीवाणु उसके अंदर डाल देंगे। ईस्ट, और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और उसको कुछ दिनों के लिए रख देंगे। आप देखेंगे कि वो आटा और मैदा जो है फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि ईस्ट जीवाणु जो है उसके साथ जो है क्रिया करता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसी आटे से, उसी मैदे से जो है भटूरे बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है, और केक बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे मित्र भी हो गए और इससे हमें ब्रेड भी बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक और मेन टॉपिक है इसके अंदर कि हम बड़े स्तर पर इससे सूक्ष्म जीवों से अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस विधि को क्या कहते हैं? किण्वन विधि। किण्वन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है प्यारे बच्चों। इसका आविष्कार जो है सन 1857 में वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर। यहां लिख देता हूं मैं बच्चों, लुई पाश्चर ने किया था। और ये अल्कोहल और शराब बनाने की सबसे उत्तम विधि है। इसी से ही शराब और अल्कोहल बनाई जाती है। इस विधि को किण्वन विधि कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है फर्मेंटेशन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों से हमें औषधीय उपयोग मतलब दवाइयों का उपयोग भी होता है। प्यारे बच्चों, आप कभी बीमार पड़े हो तो डॉक्टर ने आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया हो, तो पेनिसिलिन जो है वो क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा बना है। आप सोचेंगे कि सूक्ष्म जीव से तो हमें रोग होता है, तो इंजेक्शन के अंदर सूक्ष्म जीव कैसे दे दिया? सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, इसलिए इसको प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इसको एंटीबायोटिक भी कहते हैं। एंटीबायोटिक, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनता है। जैसा कि सूक्ष्म जीव हमारे पास फफूंदी और जीवाणु, ये फफूंदी जो है वो जीवाणु को नष्ट कर देती है और जीवाणु जो है वो फफूंदी को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं।
ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी परिभाषा थी और इसके उदाहरण हैं आप कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में और इंजेक्शन के रूप में डॉक्टर्स जो है आपको देता है। उन दवाइयों के नाम हैं जो कि प्रतिजैविक हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन। सभी बच्चे लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दवाइयों के नाम। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन। ऐसे और भी हैं कई, आप ये 3 नाम याद कर लीजिए। ये जो है प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक जो है वो हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, अब इसका आविष्कार किसने किया प्यारे बच्चों? इसका आविष्कार किया था 1929 में, सन 1929 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक बहुत रोचक घटना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के, ये आविष्कार कैसे हुआ था एंटीबायोटिक का। एक्चुअली वो इस पर आविष्कार नहीं कर रहे थे, वो जीवाणुओं के से जो रोग होते हैं उनके ऊपर आविष्कार कर रहे थे कि जीवाणुओं से जो जो रोग होते हैं उनकी वो स्लाइड बनाई हुई थी। स्लाइड जो है वो संवर्धक जो है उस पे जो है वो जीवाणु जो है उन पे कार्य कर रहे थे। तो अपनी जो प्रयोगशाला के अंदर जो स्लाइड थी, आगे 2-3 दिन छुट्टी आने वाली थी। छुट्टी उपरांत जब वो आए तो देखा कि उस स्लाइड के ऊपर जो जीवाणु थे, मैं बताया तो जैसे ये स्लाइड है और इस पे जीवाणु ये पनपे हुए थे, तो इनके ऊपर फफूंदी जो है वो उग गई और फफूंदी जैसी उगी तो इस फफूंदी ने सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। तो यहीं से ही जो है प्रतिजैविक का आविष्कार हुआ कि फफूंदी जो है वो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। और फिर ये देखा कि जीवाणु भी फफूंदी को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। ये टॉपिक था आपका सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। नेक्स्ट है वैक्सीन, जिसको टीकाकरण भी कहते हैं। बचपन में बच्चे और शिशु को जो है विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जो कि शरीर की प्रतिरक्षी जिसको इम्यूनिटी भी बोलते हैं आजकल, जैसा कि चल रहा है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। ये जो वैक्सीन है, ये टीका है, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इसको जो है वैक्सीन या टीकाकरण कहते हैं। बचपन के अंदर कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जैसा कि हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस। ये सभी प्रकार के जो टीके हैं इनको वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। आपको जैसा पता है कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर, गांठों के अंदर उपस्थित होते हैं। वह जीवाणु जो है वातावरण से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये एक प्रकार की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की विधि है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो बनी रहती है। तो सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पर हमारे लिए लाभदायक हैं। अब तक तो हमने इनके लाभ पढ़े हैं। अब जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव जिनसे हमें रोग होता है, मनुष्य जो है बीमार पड़ जाता है, मनुष्य के अंदर बहुत से रोग होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो है हमारे तक पहुंचते कैसे हैं? या तो वायु द्वारा पहुंचते हैं, जल द्वारा पहुंचते हैं, या भोजन द्वारा हमारे अंदर तक जो है वो पहुंचते हैं। यदि कोई व्यक्ति इससे इफेक्टेड है, बीमार है, और उससे दूसरा व्यक्ति यदि इफेक्टेड हो जाता है, तो उस रोग को, जो रोग है
उसको बोलते हैं संचरणीय रोग। संचरणीय रोग, जो कि एक बीमार व्यक्ति से दूसरे बीमार व्यक्ति तक जो फैलता है, किसके द्वारा? कौन सा माध्यम है? वायु है, जल है और आपका भोजन है। ये जो है आपका हो गया मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्मजीव संचरणीय रोग। तो संचरणीय रोग की परिभाषा बता दी। ये कौन कौन से रोग हैं? आपका हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। ये जो है आपके क्या है, जो है वो संचरणीय रोग। संचरणीय रोग से आप जो है बचाव करना चाहिए। यदि किसी को जुकाम वगैरह है तो वो अपना मुंह ढक के रखे, दूरी बना के रखे, जिससे वायु द्वारा जो है वो उन तक ना पहुंच सके। नेक्स्ट है आपका जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतु के अंदर भी जीवाणुओं द्वारा रोग होते हैं, जैसा कि मनुष्यों के अंदर होता है, जंतुओं के अंदर भी ऐसा होता है। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कॉच। इन्होंने एक जीवाणु का आविष्कार किया था जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। ये प्रकार का एक जीवाणु है जो कि जंतुओं के अंदर जो है उनके जो गाय के जो खुर होते हैं वो जो है वो फैल जाते हैं, सूजित हो जाते हैं। ठीक है, इनका सन था 1876 के अंदर रॉबर्ट कोच ने आविष्कार किया था इस बैसिलस एंथ्रेसिस का। उस रोग को, जो रोग गायों के अंदर, जंतुओं के अंदर, खुरों के अंदर हो जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। ये इसी प्रकार नेक्स्ट है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। इसी प्रकार पौधों के अंदर भी रोग होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। आपने देखा होगा कि गन्ना लाल हो जाता है कई बार बीच में से, सेब बीच में से खराब निकलता है। ठीक है, सेब है, आलू है, आपका गन्ना है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत से फल और सब्जियां हैं जिनके अंदर जो है ये रोग हो जाता है। ये रोग जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका जो है सभी टॉपिक्स हैं। वैक्सीन का जो इसमें मैं बताना भूल गया आपको, वैक्सीन के अंदर जो आविष्कार किया था चेचक जो है वो आपका टीका वो आविष्कार किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। सभी याद कर लें, एडवर्ड जेनर जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तब से अब तक कोई भी चेचक का मरीज नहीं है, क्योंकि ये बचपन में ही चेचक के टीका लगा दिया जाता है। ये हुआ था आविष्कार 1798 में। ठीक है, और आपको पोलियो की ड्रॉप्स भी बचपन में ही पिलाई जाती हैं। ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है। और पोलियो का केस जो है पूरे विश्व के अंदर कोई भी केस अब नहीं है। ये जो टीकाकरण है ये इसलिए ही है कि आने वाली जो बीमारियां हैं वो उनसे प्रतिरक्षण पैदा करती हैं। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य विषाक्तम, जिसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। कई बार प्यारे बच्चों हम बाहर का खाना खा लेते हैं या कोई पार्टी से आते हैं तो उल्टी वगैरह लग जाती हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, तो डॉक्टर कहता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये क्या, किस कारण से होती है फूड पॉइजनिंग? जो हमने भोजन खाया है वो विषाक्त भोजन होता है, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव जो है वो वृद्धि कर जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो जो वृद्धि करते हैं तो उसमें से अपने जो है विषैला, उसको विषैला कर देते हैं। इसलिए हम जब वो खाद्य पदार्थ लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो उसको उल्टी कर देता है। इसको जो है फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसलिए बाहर का खाना और बासी खाना जो है वो नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों खाद्य परिरक्षण। घर के अंदर जो पका भोजन है उसको हम रक्षा कैसे करें, उसकी परिरक्षण कैसे करें, या कोई मार्केट से खाना जो है डिब्बा बंद मिलता है तो वो कैसे परिरक्षण होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप जो है इतने दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ऐसा क्या डला होता है जो कि उस खाद्य परिरक्षण को
करता है। खाद्य परिरक्षण एक्चुअली क्या होता है, जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है। इसके कई उपाय हैं। नंबर वन जो है, हम इसको रासायनिक द्वारा जो है परिरक्षण कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण। जैसे कि हम भोजन के अंदर नमक का इस्तेमाल करें। नमक एक्चुअली क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी एक रासायनिक पदार्थ है। नमक जो है वो रासायनिक पदार्थ है, इसलिए ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। और सोडियम बेंजोएट ये भी एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ऐसा ही सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो डिब्बाबंद वस्तुएं लाते हो उसके ऊपर ये दोनों रासायनिक पदार्थ लिखे होते हैं। आप यदि उनको डिब्बाबंद वस्तुओं को पढ़ेंगे, कोई भी वस्तु है वैसे उसको पढ़कर ही खरीदना चाहिए कि ये इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, कब तक जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है चीनी का उपयोग करके। चीनी भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, क्योंकि उसके अंदर जो नमी है उसको नमी को नहीं आने देती है। इसलिए हमारी जितने भी जैम है, जेली है, स्क्वैश है, उसके अंदर चीनी मिली होती है और वो जो है कई दिनों तक जो है हमारे लिए ठीक रहती है, क्योंकि वो खाद्य परिरक्षण किया होता है। और इस प्रकार तेल और सिरका, अचार के अंदर हम तेल और सिरके का इस्तेमाल करते हैं। अचार जो है कई दिन तक चल जाता है, क्योंकि वो खाद्य परिरक्षण का ही एक उदाहरण है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। और इसके बाद है आपका गर्म और ठंडा करना। ये भी एक प्रकार की विधि है। हमारी माताएं जो है दूध को गर्म करके रख देती हैं। कोई भी सब्जी सुबह बनाई है, दोपहर को गर्म कर देती हैं, तो गर्म करने से सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये भी एक खाद्य परिरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। कोई वस्तु जो है हम लाई मार्केट से, उसको फ्रिज में रख दिया, तो ठंड के अंदर भी जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ये थे हमारे खाद्य परिरक्षण के। और इसके अंदर मेन टॉपिक खाद्य परिरक्षण के अंदर है कि जब हम पौष्टिकृत थैलियों बंद दूध लाते हैं तो उसको पौष्टिकृत दूध लेते हैं, उसको उबालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों से रहित होता है, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। तो ये पौष्टिकृत दूध होता क्या है, कैसे करते हैं इसको पहले 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, 70 डिग्री टेम्परेचर दूध को गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड जो है समय तक, और एकाएक उसको फिर ठंडा कर देते हैं, जिससे उसके अंदर सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस विधि को पौष्टिकरण कहते हैं। पौष्टिकरण। और इसका आविष्कार जो है लुई पाश्चर ने किया था। तभी से ये जो दूध की थैलियां है ये मार्केट के अंदर बहुत ही प्रचलन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। जो लेग्यूम पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, वो जड़ों के अंदर, ये मान लीजिए ये जड़ें हैं, तो इन जड़ों के अंदर ये छोटी छोटी गांठें होती हैं। जितने भी मटर हैं, दालें हैं, लेग्यूम, इनको लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। इन गांठों के अंदर जो है जीवाणु होते हैं। उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ये जीवाणु जो है, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है, हमारी वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है, जो कि सबसे अधिक है, सभी को पता होना चाहिए। और 21% जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और बाकी 1% रहेगी वो बाकी अन्य गैसें। ये नाइट्रोजन गैस जो है हम सीधी वायुमंडल से नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये जो है नाइट्रोजन जो है
ये बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम जो है, इस नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की विधि को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र का अर्थ यह है कि जितनी परसेंटेज नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल के अंदर है वो उतनी ही रहती है। ये चक्र कैसे चलता है? सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिए, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन है 78%। यहां से चली वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। मैंने वही समझाया कि जीवाणु जो है वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये जो है नाइट्रेट जो है मिट्टी के अंदर मिल गया, मिट्टी द्वारा जो है ये मिट्टी में आ गया सर। मिट्टी जो है, पौधे की जड़ें जो है मिट्टी से जब जल ग्रहण करती हैं तो नाइट्रेट को भी ले लेती हैं, जिससे वो प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करती हैं। अब ये मिट्टी से जो है ये यहाँ पर आ गया। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट को फिर दोबारा नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और ये नाइट्रोजन जो है दोबारा वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। ये चक्र इस प्रकार कंप्लीट होता है। एक और है इसके अंदर बीच के अंदर, यदि वर्षा ऋतु के अंदर जब तड़ित होता है, तड़ित के अंदर क्या होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो सीधी जो है नाइट्रेट में परिवर्तित होकर वो नाइट्रेट जो है सीधा मिट्टी में मिल जाती है। आसमान से सीधी नाइट्रेट में जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी से फिर जो है वो नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। ये आपका जो है एक ऐसे चक्र बनता है। एक चक्र और बनता है कि मिट्टी से जब हम मिट्टी से जो पौधे बनते हैं, पौधों को हम जीव खाते हैं, ये हमने खाया पौधों को, और जीव जब उत्सर्जन करता है मल मूत्र द्वारा, उसके अंदर भी नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन वो नाइट्रेट है। या जीव कोई मर जाता है तो उसके अंदर भी नाइट्रेट होता है। वो सारे जो है मिट्टी के अंदर वापस आ जाते हैं। ये एक छोटा चक्र है, मतलब यहाँ से पौधे से जंतु, पौधों ने जंतु को खाया और जंतु मर गया और या उसने उत्सर्जन किया, वो दोबारा मिट्टी में मिल गया और ये मिट्टी दोबारा से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तित और ये दोबारा से वायुमंडल नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, ये चित्र बनाना है अच्छे से, और ये नाइट्रोजन चक्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। और ये पार्ट जो है प्यारे बच्चों पूर्ण हो गया। इस पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। प्यारे बच्चों, गुड डे।